9 साल होने के बाद भी अभी भी जीएसटी को आसानी से एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कतें थी जो हर बार रहेगी। कि गवर्नमेंट को ऐसे कौन से बदलाव करने चाहिए जिस पे उनका ध्यान नहीं है। ये 3 चीज़ों पे अगर काम किया जाएगा तो आई थिंक ये लॉ और सिंप्लीफाई और बेहतर बनेगा एमएसएमई। हाल ही में जीएसटी में बड़ा बदलाव होने जा रहा था। तीसरी जो एमएसएमई को आज सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है वो है कि मैं अगर किसी से माल खरीदता हूँ या सर्विस लेता हूँ तो मेरा उस बंदे पे कोई कंट्रोल नहीं है कि वो क्या कंप्लायंस कर रहा है। तो ये तो एक अच्छी चीज हुई ना, आप इसे लूपहोल बता रहे हैं। मेरा धंधा पूरा डिपेंडेंट है सीक्रेसी पे। मुझे ये उम्मीद है कि ये जो चेंजेस हो रहे हैं इसके बारे में आपको आसानी से पता चल गया होगा। तो अब लिमिट बढ़ा दी गई है, जो पहले 20 लाख थी अब 40 लाख कर दी गई है। ऐसे कुछ स्कीम्स या कंप्लायंस हैं जिसकी वजह से उसे कुछ छूट मिल सकती है। के ही शो पे थोड़े दिन पहले सर मैं एक एपिसोड देख रहा था। नमस्कार, जागरण बिजनेस में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो कि जीएसटी से जुड़ा है। आप सब जानते हैं कि जीएसटी को 9 साल पूरे हो चुके हैं और जीएसटी के बारे में अभी भी बहुत सारे उसके कंप्लायंस को लेके और उसके जो भी रूल रेगुलेशन बीच बीच में हुए चेंजेस हैं उसके बारे में कई बार व्यापारी हों या आम नागरिक उनको कई बार समस्याएं होती रहती हैं। जीएसटी को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हमारे साथ फाइनेंस एडवाइजरी, जीएसटी, रेरा और इस तरह के जो भी कंप्लायंस बनते हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स बनती हैं, जो भी रूल रेगुलेशन चेंजेस होते हैं, उसके बारे में बातचीत करने के लिए जय जावेरी जी मौजूद हैं। जय लगभग 12 सालों से इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं और कई सारी कंपनियों को अपने एक्सपीरियंस शेयर करते रहते हैं और बिज़नेस को बड़ा और आसान बनाने का काम करते हैं। जय, आपका बहुत बहुत स्वागत है जागरण बिजनेस में। थैंक यू सर। और सबसे पहला सवाल ही हम आपसे ये लेते हैं, जीएसटी को 9 साल पूरे हुए हैं। इन 9 साल में एमएसएमई से शुरू करते हैं, उनके जीवन में क्या बदलाव आया है? जीएसटी से कितनी आसान हुई हैं चीज़ें या टैक्स कंप्लायंस जो भी चीज़ें हैं, ये एमएसएमई के लिए कितना आसान हुआ है या पहले ज़्यादा आसान था? सो नयन जी, मैं शुरू करूँगा एक नॉर्मल एग्जाम्पल से। जी। आप समझिए कि आप एक 1 बेडरूम किचन में रहते थे। जी। आपने मेहनत की, पैसे कमाए, नाम कमाया और आप एक 3 बेडरूम में शिफ्ट हो रहे हैं, करेक्ट? राइट। आप जब वो नया घर बनाते हैं, नए घर को सजाते हैं, नए घर में शिफ्ट होते हैं, तो आपके हिसाब से शिफ्टिंग के वक़्त कितनी दिक्कतें आती हैं? हाँ, शुरुआत में कुछ समस्याएँ होती हैं, लेकिन उसके बाद चीज़ें सही हो जाती हैं। लेकिन इसको जीएसटी से हम कैसे जोड़ सकते हैं? सो जीएसटी के ये 9 साल नयन जी ऐसे ही रहे हैं। जी। इंडिया जिस तेज़ी से बढ़ रहा था आगे या जिस तेज़ी से बढ़ने का विज़न रख रहा था आगे, उसके लिए ज़रूरी था कि काफ़ी सारी पुरानी चीज़ों में बदलाव लाया जाए। जी। अब वो बदलाव इतने बड़े देश में इतने सारे लोगों के साथ अलग-अलग बिज़नेसेस है, अलग-अलग विचारधाराएँ हैं, उसके साथ बदलाव लाना मामूली बात नहीं है। जी। तो उतने बड़े पड़ाव पे जीएसटी को लाना या एक लॉ जो इंडिया में लास्ट इतने 50 सालों से था इन टर्म्स ऑफ एक्साइज, उसको बदलना कोई मामूली बात नहीं थी। बट व्हाट गवर्नमेंट ने जो कर पाए हैं, यस, जैसे आप 1 बेडरूम से 3 बेडरूम में आए तो शिफ्टिंग के वक़्त, सजावट के वक़्त आपको दिक्कतें होती है। जी। बट जैसे आप मूव होते हैं, धीरे-धीरे आप नई सिस्टम को समझते हैं, आप नए घर को समझ पाते हैं, यूटिलाइज़ कर पाते हैं, वैसे ही ये लॉ ऐज़ आगे बढ़ रहा है। गवर्नमेंट भी उसमें बदलाव ला के उसको और बेहतर बनाते जा रहा है। यस, स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कतें थी जो हर बार रहेगी, बट लास्ट 9 साल में हमने इतना सारा अचीव कर लिया है कि गवर्नमेंट लोगों के सजेशन, लोगों की विचारधाराएं समझ के हुँ। उसमें बदलाव ला रहा है ताकि नई सॉल्यूशंस आ सके। सो इन संक्षेप में ये बोलना चाहूँगा कि जीएसटी हैज़ बीन अ बून फॉर इंडिया। इफ इन शॉर्ट आई वुड लाइक टू से कि जीएसटी हैज़ बीन अ बून फॉर इंडिया। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही मेहनत के बाद किया गया कानून है। यस, आज के दिन पे परफेक्ट नहीं है, बट जितने आगे हम आए हैं, आई थिंक एमएसएमई के लिए स्पेशली ग्रो करना, आगे बढ़ना, उस रफ्तार से बढ़ना जिस रफ्तार से देश बढ़ रहा है, काफ़ी अच्छा होगा।
जय सर, आपने बात कही कि कुछ दिक्कतें अभी भी हैं। हम उन दिक्कतों को ही समझना चाहेंगे कि एमएसएमईज़ के लिए क्या दिक्कतें हैं, क्या प्रॉब्लम है? 9 साल होने के बाद भी अभी भी जीएसटी को आसानी से एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा कई मोर्चे पर, और हुँ। अभी भी लोग, चाहे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो उनकी या जो भी हो, जीएसटी को कई बार डिनाई भी किया जाता है। वो समस्याएँ क्या हैं और उसपे क्या बदलाव किया जा सकता है? सो नयन जी, समस्याओं के 3-4 कारण हैं। जी। सबसे पहला कारण ये है कि हमारे देश ने लास्ट कुछ साल में टेक्नोलॉजी बहुत फ़ास्ट पेस पे अडॉप्ट की है। हुँ। एमएसएमई बिज़नेस की खुद की पेचीदगियाँ हैं। जी। उनके पास मैन पावर की कमी होती है, एस्पिरेशन या ख्वाब बड़े होते हैं कि हमको भी आगे बढ़ना है, बिल्कुल। तो वो उस पेस पे टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पाए। कोशिश जारी है और कर रहे हैं, बट उस पेस पे नहीं कर पा रहे हैं जिस पेस पे गवर्नमेंट कर पाई है। ये इंडिया में पहली बार कुछ उल्टा हो रहा है कि हुँ। गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी में आगे है हुँ। और इंडस्ट्री या बिजनेस टेक्नोलॉजी को इतना इजीली अडॉप्ट नहीं कर पा रहे। तो पहला रीज़न वो पेचीदगियों का है कि बॉस एमएसएमई अभी भी टेक्नोलॉजी अडॉप्शन में थोड़ा पीछे है। दूसरा कारण ये है कि जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, जो हमारी विचारधारा होनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए, एमएसएमई अभी भी उस टाइप की टैलेंट ढूँढ रही है। अगर आप इंडिया के एमएसएमई सेक्टर को देखेंगे तो मोस्टली सारे बिजनेस प्रमोटर ड्रिवन है। हुँ। उसका मतलब क्या कि एक दो या वो फैमिली वो बिजनेस को चलाती है। हुँ। मेरे दादा चलाते थे, उससे पापा हुँ, हुँ, चलाने हुँ। लगे, बेटा आ गया, बेटी आ गई। हम उसमें टैलेंट जोड़ नहीं पाए हैं। अगर बोले आप कोई भी तो बड़े बिजनेस देखोगे, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर की बात आप कर यस रहे हैं। यस, सो अगर आप देखोगे कि जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है, वो ये कायदे को और बेहतर अडॉप्ट कर पाए हैं। हुँ। वो इनके साथ और ये स्पीड पे बहुत इजीली चल पाए हैं। बट जहाँ पे लेगेसी एंटरप्रेन्योर है, वो टेक्नोलॉजी अडॉप्शन के वजह से, टीम बिल्डिंग के वजह से एंड वो पेस मेंटेन नहीं कर पाए हैं, जिसके वजह से उनको दिक्कतें और आ रही है। हुँ। तीसरा रीज़न सर ये है कि सिस्टम गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा बना दिया, बट सिस्टम में जो ग्रास रूट की दिक्कतें आती है वो तो जब आप यूज़ करेंगे तो पता चलेगी। जी। मैं यहाँ से बोलूँगा मुझे स्पेस पे जाना है, मैं उन्हें उसकी मशीन बना दी। हुँ। जैसे आप हमारे चंद्रयान मिशंस देखेंगे, हुँ। हम हर बार सक्सेसफुल नहीं हुए, बट जैसे हमारा फेलियर होता है हम सीखते हैं कि कहाँ दिक्कत आई, उसको कैसे रेक्टिफाई करना है और कैसे ठीक करना है करके। सो बिकॉज़ एमएसएमई अभी भी अडॉप्ट कर रहा है और स्लो पेस पे अडॉप्ट कर रहा है, गवर्नमेंट उसको उतना फास्ट चेंज नहीं कर पा रहा है। एंड लास्ट चीज़ जो मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जहाँ पे हुँ। एमएसएमई को दिक्कत आ रही है, अ, हम वो ऐसा सोच रहे हैं कि हमारे सुझाव गवर्नमेंट सुनेगा नहीं, हुँ। जबकि ये गवर्नमेंट सुझाव सुनने को राज़ी है। तो अगर हम सुझाव रखेंगे तो बदलाव आएगा, तो जो दिक्कतें आ रही है छोटी-मोटी वो आयरन आउट होगी। जय जी, हम आपको यहाँ पे बीच में मैं रोकूँगा। और जैसे दिक्कतों की बात कही और सुझावों की बात कही, हो सकता है एमएसएमई की पहुँच सरकार तक आसान ना हो। पता है। आप उनको रिप्रेज़ेंट करने के नाते ये बता दीजिए कि गवर्नमेंट को ऐसे कौन से बदलाव करने चाहिए, जिस पे उनका ध्यान नहीं है या फिर होगा फ्यूचर में वो कर सकते हैं, तेज़ी नहीं दिखाई जा रही है। तो आज की डेट पे ऐसे कौन से चेंजेस हैं जो किए जाने ज़रूरी हैं? सो गवर्नमेंट ने रिफंड जो एक सबसे बड़ा जहाँ पे लोगों के पैसे अटके रहते थे उसको काफ़ी सिंप्लीफाई किया है। 90% रिफंड मोस्ट केसेस में 60 दिन में दिया जाता है, हुँ। वैसा लॉ है। हुँ। हुँ। गवर्नमेंट को उसका प्रोसीजर और थोड़ा एमएसएमई को ध्यान में रख के सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। वो 60 दिन को 30 दिन कैसे किए जाए। हुँ। अगर वो कर पाई गवर्नमेंट एमएसएमई के साथ मिलके, तो उनकी जो कैपिटल नीड है वो बहुत इजीली चेंज होगी। दूसरा, एमएसएमई को टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के लिए गवर्नमेंट को रिटर्न्स को और थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, जो उनके पाइपलाइन में है ऑलरेडी। हुँ। हुँ। जैसे आज क्या होता है, एमएसएमई को कोई बड़े प्रोफेशनल पे रिलाई करना पड़ता है रिटर्न फाइल करने के लिए, बट इन द ड्यू कोर्स या
बहुत नज़दीकी फ्यूचर में गवर्नमेंट ऐसा सिस्टम लाने वाला है कि वो रिटर्न ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। पूरी टेक्नोलॉजी से रिटर्न ऑलमोस्ट बन के रेडी होगा, आपको सिर्फ उसको हाँ या ना बोलना है। सो ये चीज़ें जैसे जैसे आएगी, एमएसएमई की लाइफ और इजी होगी। तीसरी जो एमएसएमई को आज सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है, वो है कि मैं अगर किसी से माल खरीदता हूँ या सर्विस लेता हूँ, तो मेरा उस बंदे पे कोई कंट्रोल नहीं है कि वो क्या कंप्लायंस कर रहा है, और उसके वजह से मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो एक बहुत बड़ा स्तंभ है जीएसटी का, उसमें मुझे दिक्कतें आ रही थी या आती है एमएसएमई वालों को, जिसमें बहुत सारे कोर्ट्स ने भी अभी जजमेंट दिए हैं कि मैं सामने वाले को पूरा कंट्रोल नहीं कर सकता, बट एज लॉन्ग एज मैंने मेरा कंप्लायंस किया है, मैंने मेरी ड्यूटी पूरी की है, गवर्नमेंट विल हैव टू बी लिबरल ऑन मी एंड लेट मी गेट दैट इनपुट टैक्स क्रेडिट। सो मेरे हिसाब से 3 बड़े सुझाव हैं। एक, रिफंड के टाइमलाइन को और कैसे कर्टेल किया जाए, रिफंड रिटर्न्स को और कैसे सिंप्लीफाई किया जाए और आसान, ताकि सिस्टम ही ऑटो पॉपुलेट कर ले। और तीसरा, जो ये पूरी सप्लाई चेन पे डिपेंडेंसी है, मैं जिससे माल लेता हूँ या जिससे सर्विस लेता हूँ, अगर उसने सिस्टम को कंप्लाई नहीं किया तो उसका भार मेरे सर पे ना डाला जाए। ये 3 चीज़ों पे अगर काम किया जाएगा तो आई थिंक ये लॉ और सिंप्लीफाई और बेहतर बनेगा एमएसएमई के लिए। अच्छा सुझाव है। अब मैं आगे बढ़ूँगा। हाल ही में जीएसटी में बड़ा बदलाव होने जा रहा था, ई-वे बिल को लेके। करेक्ट। उसका टाइम बढ़ा दिया गया है, अब 1 अगस्त से शायद वो लागू होगा। करेक्ट। ई-वे बिल क्या है और उसमें कौन से बदलाव किए जा रहे हैं? ई-वे बिल अगर मैं आपको नयन जी एक आम आदमी की भाषा में समझाऊं, तो वो एक ट्रैकिंग मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया था गवर्नमेंट ने, कि अगर माल मैं आपको बेच रहा हूँ तो वो मुझसे आप तक पहुंच रहा है, वो गवर्नमेंट खुद टेक्नोलॉजी से ट्रैक कर सके, अच्छा। ताकि जो भी बंदे सिस्टम का मिसयूज करने की ट्राई कर रहे वो ना हो। कोई भी अगर दिक्कतें इंडस्ट्री को आ रही है, जहाँ पे कोई माल अटका रहा है, माल की वेरिफिकेशन नहीं कर पा रहा है, वो सब सॉल्व हो जाए। तो ई-वे बिल वाज अ डॉक्यूमेंट, या एक डॉक्यूमेंट है जिससे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट माल जा रहा है, उसकी सारी डिटेल्स दी जाती है ट्रांसपोर्टिंग की, कि कैसे जाने वाला है, कि कौन लेके जाने वाला है और क्या माल जाने वाला है। उसको एप्लीकेबल किया गया है फॉर मोस्ट कमोडिटीज अदर देन एसेंशियल कमोडिटीज, जैसे फल फूल, वो सब में एप्लीकेबल नहीं है। हाई वैल्यू कमोडिटीज में एप्लीकेबल नहीं है, जैसे डायमंड्स हो गए, बिकॉज उसमें दिक्कत हो सकती है। बाकी सारे कमोडिटी के लिए एप्लीकेबल है, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह माल को ट्रांसफर कर रहे ई-वे हैं। बिल में जानकारी कौन-कौन सी होती है? मतलब क्या लिखा तो होता है, मेंशन क्या एक होता है? सिंपल टर्म्स में बताऊं तो जानकारी, माल कौन भेज रहा है, माल किसको जा रहा है, माल में क्या जा रहा है, मतलब 10 पीस शर्ट है, 20 पीस शर्ट है। आइडियली ई-वे बिल 1 लाख के ऊपर का माल जाता है तो एप्लीकेबल होता है, बट अलग अलग स्टेट ने थोड़ा वेरिएशन किया है उसमें। कोई स्टेट बोलता है 50,000 के ऊपर के माल पे भी आपको जनरेट करना पड़ेगा। एंड किस व्हीकल में जा रहा है, वो व्हीकल का नंबर, वो ट्रांसपोर्टर का नाम और उसके सारे डिटेल्स। सो बेसिकली ट्रांसपोर्ट की सारी डिटेल्स होती है उसमें, एंड मटेरियल की सारी डिटेल्स होती है उसमें, जो पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहा है। बेसिकली ई-वे बिल इज दैट डॉक्यूमेंट। तो इस पे चेंजेस क्या हो रहे हैं और इस पे टाइम इतना ज़्यादा क्यों लगा? चेंजेस क्या हो रहे हैं, पहले वो तो बता दीजिए। पहले मैं आपको बता रहा हूँ, 2 मेजर चेंज प्रपोज किए गए हैं नयन जी। एक चेंज प्रपोज किया गया है जिसको बोलते हैं शिप टू जीएसटी-आईएन। मैं आपको आसान भाषा में समझाऊंगा, बट पहले चेंज बता देता हूँ। तो जो भी बंदा शिप टू ई-वे बिल जनरेट करेगा, उसको वो पार्टी का जीएसटी नंबर डालना मैंडेटरी है, जो पहले नहीं था। दूसरा चेंज वॉलंटरी है, कि अगर मैंने आपको माल भेजा तो वो ई-वे बिल हम क्लोज कर सकते हैं। आज के दिन में वैसी कोई सुविधा थी नहीं, वो ओपन ही रहता था। उसका एक डिफाइंड टाइम पीरियड था, वो खत्म हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा वो उस करके। टाइप का। ये दोनों सुझाव के क्या रिपरकशंस हैं और क्यों लाए गए हैं, मैं आपको समझाता हूँ। अब इंडिया या भारत इतना बड़ा देश है सर, कि उसमें बहुत बार क्या होता है, मैं महाराष्ट्र में बैठा हूँ, आप दिल्ली में बैठे हो, मैं आपसे कोई माल मंगवा रहा हूँ,
बट मैं वो माल जिसको बेच रहा हूँ वो बंदा हरियाणा में ही है। तो कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए दिल्ली से महाराष्ट्र मंगा के वापस हरियाणा भेजने में तो कोई लॉजिक है नहीं, बिल्कुल। कॉस्ट भी बढ़ेगी, माल भी डैमेज हो सकता है। तो लोग क्या करते हैं कि माल बिल मुझ खरीदता हूँ, माल डिलीवरी डायरेक्ट आपके वहाँ से हरियाणा होती है, तो उसको बिल टू शिप टू ई वे बिल बोलते हैं। विच मीन्स ई वे बिल में लिखा जाएगा कि यह माल नयन जी ने बेचा जय जी को है, बट माल की डिलीवरी नहीं होनी है हरियाणा में कोई विक्की जी को, एग्जाम्पल। अब तक ऐसा था कि वो विक्की जी की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं थी। मतलब मैं सिर्फ एड्रेस देता था जहां डिलीवरी होनी है, वहां कौन बैठता है, कोई धंधा करता है नहीं करता है, कुछ भी नहीं लिखा जाता था ई वे बिल में। तो उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आते थे। समझो बीच में माल पकड़ लिया, आपके ट्रक ड्राइवर को पता नहीं होगा कि वो जगह पे एक्चुअली कुछ है कि नहीं है। उससे अगर सवाल किया जाएगा ये माल जा कहाँ रहा है, तो वो बोलेगा कि भाई ये एड्रेस पे जा रहा है, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता। तो गवर्नमेंट के पास कोई ट्रैकिंग मैकेनिज्म नहीं था कि एक्चुअल में ये माल जा कहाँ रहा है, माल सही जगह जा रहा है, गलत जगह जा रहा है, उस पर टैक्स का क्या इम्प्लीकेशन है। तो शिप टू GSTIN में गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया है कि माल जिसके पास जा रहा है आपको उसका भी GST नंबर डालना पड़ेगा। जो बेच रहा है उसका तो आ ही रहा था GST नंबर, जो खरीद रहा है उसका भी आ रहा था, बट अब जो डिलीवरी पिकअप कर रहा है उसका भी GST नंबर आपको डालना पड़ेगा। ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी। अब ये सुझाव बहुत ही अच्छा है, ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी, बट इसके प्रैक्टिकल चैलेंजेस भी है जिसके वजह से इसको डिफर किया गया है। जैसे कि अब समझो मैं मेरे कस्टमर को ओपन नहीं करना चाहता, तो मेरा ट्रेड सीक्रेट है। जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है जिसमें 2-3 लूप है, समझो आप मुझे बेच रहे हो, मैं किसी और को बेच रहा हूँ, वो किसी और को हरियाणा में बेच रहा है और माल डायरेक्ट हरियाणा में जा रहा है। अब मैं आपको उसका GST नंबर दे दूंगा तो आपको भी पता चल जाएगा कि डायरेक्ट माल किसको जा रहा है, उसको भी पता चल जाएगा डायरेक्ट माल किससे आ रहा है। तो कल को वो डायरेक्टली आपके पास आ जाएगा तो हम दोनों डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज, उसको मेरा डायरेक्ट प्राइस पता चल जाएगा। आज के डेट में क्या होता है कि मैं उसका GST नंबर नहीं देता हूं, मैं आपको बताता नहीं हूं माल किसको जा रहा है, तो वो डॉक्यूमेंट मेरे पास रह जाता है, वो डॉक्यूमेंट वहां तक जाता नहीं है। अब उसका GSTIN नंबर ऐड होगा तो देयर इज अ चांस कि उसको पता चल जाएगा किस भाव में मैं आपसे माल खरीद रहा हूँ और किस भाव में उसको बेच रहा हूँ, तो वो मुझसे बेटर नेगोशिएट करेगा या वो डायरेक्टली आपको ऑर्डर दे देगा नेक्स्ट टाइम। सो MSME में ये बड़ा चैलेंज है, बड़े इंडस्ट्री में चैलेंज नहीं होगा। जय जी, मैं एक कॉमन मैन की तरह अगर पूछूं तो ये तो एक अच्छी चीज हुई ना, आप इसे लूप होल बता रहे हैं। आप एज अ कॉमन मैन सर बहुत अच्छी चीज है, बट एज अ बिजनेसमैन सोचिए, मेरा धंधा पूरा डिपेंडेंट है सीक्रेसी पे कि मेरा कस्टमर कौन है। अब मेरे सप्लायर को मेरा कस्टमर पता चल गया और उसने डायरेक्टली डीलिंग करना चालू कर दिया तो मेरे धंधे का क्या होगा। तो एज अ कॉमन मैन बहुत ही अच्छी चीज है, गवर्नमेंट के हिसाब से बहुत ही अच्छी चीज है। ट्रांसपेरेंसी आएगी, लिटिगेशन कम होंगे, आसानी बढ़ेगी, कॉस्ट में कम रिडक्शन होगा। बट एज अ बिजनेसमैन लोगों को ये एप्रीहेंशन है कि मेरा धंधा, स्पेशली जहाँ डिस्ट्रीब्यूटर्स इन्वॉल्व है, जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं इन्वॉल्व है वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, बट जहाँ डिस्ट्रीब्यूटर्स इन्वॉल्व है वहाँ लोगों को एप्रीहेंशन है। आई एम श्योर गवर्नमेंट ओवर द कोर्स ऑफ 1 मंथ वो भी बदलाव लाएंगे और उसका भी रास्ता निकाला जाएगा। बट एज यू राइटली सेड, वो एप्रीहेंशन 100% करेक्ट नहीं है। जब लोग ये सिस्टम यूज करना चालू करेंगे बहुत सारे एप्रीहेंशन लोगों के निकल जाएंगे। इज हमारी बिलीफ एंड आई थिंक इट विल बी अ गेम चेंजिंग सिस्टम इन GST। ये वॉलंटरी ईविल क्लोजर को भी एक बार समझा दीजिए। यस, तो सर क्या होता था कि जब मैं माल एक जगह से दूसरे जगह भेज रहा था, जैसे आप दिल्ली से हरियाणा भेज रहे थे मेरे प्रीवियस एग्जाम्पल में, वो डिस्टेंस के हिसाब से ई वे बिल की एक वैलिडिटी जनरेट होती थी, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, वॉटेवर। अब माल वहां पहुंच गया, कॉल पे बात हो गई, पहुंच गया है, बट गवर्नमेंट के पास कोई प्रूफ नहीं है। अभी समझो
डॉक्यूमेंट बनाने में कोई गलती हो गई, आपकी गलती हुई या मेरी गलती हुई या जो कलेक्ट कर रहा है उसकी गलती हो गई, जिसकी वजह से सिस्टम पे गलत डॉक्यूमेंट बन गया। अब जब गवर्नमेंट उसका ऑडिट करता है या उसका निरीक्षण करता है, तब गवर्नमेंट की ड्यूटी है वो, तो बिकॉज उनको पता नहीं है कि ये भूल से गलती हुई है कि किसी ने सच में टैक्स की चोरी करने के लिए गलती की है, तो वो सवाल पूछता है। गवर्नमेंट की सीट पे सर आप बैठ के देखिए, उनके पास सिर्फ वो डॉक्यूमेंट है, ट्रांजैक्शन तो हो चुका है, तो गवर्नमेंट को पता ही नहीं था कि वो माल गया नहीं गया, तो वो अपनी सिस्टम से पे देखते थे कि टोल पास हुआ तो हाँ माल गया होगा करके, नहीं हुआ तो माल नहीं गया होगा। ये सब दिक्कतें आसान करने के लिए वॉलंटरी बेसिस पे ये लाया गया है कि जिसको माल मिला, आइदर वो या जिसने माल बेचा वो या ट्रांसपोर्टर खुद, वो ई-वे बिल को क्लोज कर सकता है कि भाई ये डिलीवरी कंप्लीट हो गई। तो इट विल, वो एक और प्रूफ बन जाएगा आपका बोनाफाइड एस्टेब्लिश करने के लिए कि ये ट्रांजैक्शन सच में हुआ है। मेरे हिसाब से अभी ये सिस्टम को वॉलंटरी किया गया है बिकॉज उसमें बहुत टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। 1-2 साल में इसको भी कंपलसरी किया जाएगा ताकि ये बोनाफाइड एस्टेब्लिश करे कि हाँ माल सच में उसको मिला है, उसने एक्सेप्ट किया है कि माल उसको मिला है, एंड इट विल हेल्प इन मेकिंग कंप्लायंस इजियर। मुझे ये उम्मीद है कि ये जो चेंजेस हो रहे हैं इसके बारे में आपको आसानी से पता चल गया होगा। अब हम एक सवाल पे और बढ़ते हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन पे चलते हैं। ख़ास तौर पे नए एंटरप्रेन्योर जो हैं उनके लिए कितना ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार बहुत सारे बिज़नेस ऐसे भी चल रहे हैं जिनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना लोग एक फ़िज़ूल की चीज़ समझते हैं कि मेरे कुछ पैसे जो हैं वो उसका एक बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में जा रहा है। उसके फ़ायदे बता दीजिए, कितने टर्नओवर पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी हो जाता है और उसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं? अगर आप गुड्स की डीलिंग कर रहे हैं सर, तो अब लिमिट बढ़ा दी गई है, जो पहले 20 लाख थी अब 40 लाख कर दी गई है। तो आप 40 लाख के ऊपर का धंधा करते हैं तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। ये 40 लाख टर्नओवर है या प्रॉफ़िट है? टर्नओवर है, टर्नओवर। टर्नओवर के ऊपर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी है। अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में हैं, जैसे हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंसी हो गया, लॉयर्स हो गए, कोई भी, खैर लॉयर को एप्लीकेबल नहीं है बट चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरी, कोई भी रेस्टोरेंट हो सर्विस, गया। रेस्टोरेंट इज अ मिक्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस, उस पे मैं आता हूँ, बट लेट्स से आप सिर्फ सर्विस दे रहे हैं, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गए, तो आपको 20 लाख के ऊपर रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। और अगर आप कॉम्पोजिशन डीलर हो, मतलब आप बोलते हो कि मुझे आईटीसी चाहिए ही नहीं, मुझे ये झंझट में नहीं पड़ना है, तो आपके लिए गुड्स में 1.5 करोड़ की लिमिट है और सर्विसेज में 50 लाख की लिमिट है, जिसपे आपको एक फ्लैट टैक्स भर देना है, आपको कोई ये कंप्लायंस के बड़े झंझट में नहीं पड़ना है। ओके। रजिस्ट्रेशन सर बहुत ही फायदे वाली चीज है, मैं आपको रीजन बताता हूँ। जीएसटी में टेक्नोलॉजी ऐसे इंटीग्रेट की गई है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन लोगे तो बैंकिंग फाइनेंस आपको बहुत इजी हो जाता है। आपके ही शो पे थोड़े दिन पहले सर मैं एक एपिसोड देख रहा था, जी। 100 करोड़ का लोन हुँ। एमएसएमई के लिए कैसे मिल सकता है, क्या मिल सकता है। राइट। तो जो आए थे सीनियर जो एक्सप्लेन कर रहे एक्सपर्ट थे, थे। वो बोल रहे थे एमएसएमई का प्रूफ उद्यम है, हुँ। एक दूसरा प्रूफ है जो जीएसटी सर्टिफिकेट है। जी, करेक्ट। आज के दिन में ये 2 ही चीज है जिससे एक बैंकर चेक कर सकता है सर कि ये धंधा सच में इतना धंधा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उस बेसिस पे आपको लोन दे सकता है। तो जो हम प्रोफाइल बिल्डिंग बोलते हैं, जो डेवलप कंट्रीज में होता है सर, कि अगर किसी को लोन चाहिए, बिजनेस बढ़ाना है, तो उसकी प्रोफाइल क्या है, हुँ। वो आप तभी बना सकते हो सर जब आपके पास जीएसटी सर्टिफिकेट हो और आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो। तो हाँ, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना किसी को लग सकता है कि कम्बरसम है, ये है, जो गवर्नमेंट ने सर बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया। अगर आपके डॉक्यूमेंट सर सही है, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन अभी सर मैं 2 दिन पहले किसी के लिए कर रहा था, मैंने सुबह अपलोड किया सर, शाम तक रजिस्ट्रेशन आ गया था मेरे पास। सो इफ सब कुछ सर एकदम सटीक है, तो प्रोसेस बहुत फास्ट है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। दूसरी चीज़ सर जो कंप्लायंस है, हुँ। जैसे आप कोई भी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, आप लाइफ में आगे बढ़ते हो तो आप सोचते हो कि चलो अब मैं पहले नॉर्मल जूते पहनता था, अब नाइकी के जूते पहनूं, अब मैं ब्रांडेड शर्ट पहनूं, एरो की या बेनेटन की शर्ट पहनूं। वैसे ही सर अगर आपको धंधा बढ़ाना है तो आपको
ये एक आपका इन्वेस्टमेंट है मेरे हिसाब से, इट्स नॉट अ कॉस्ट। एमएसएमई सोचता है मेरा खर्चा हो रहा है, वो खर्चा नहीं है, आपकी इन्वेस्टमेंट है। जब आप ग्रो करोगे तब आपको दिखेगा कि जीएसटी नंबर होने से कितने फायदे थे। एक तो विदेश में जब आप एक्सपोर्ट करने जाओगे आपकी एक आइडेंटिटी बनेगी, आपको बहुत सारी इंसेंटिव स्कीम्स है जो आप जीएसटी रजिस्टर्ड हो तो ही लागू होती है, स्पेशली एमएसएमई में। आपको प्लांट के लिए सब्सिडी चाहिए, आपको इंटरेस्ट की सब्सिडी चाहिए और आपको लोन चाहिए। सो ये बहुत सारे फायदे हैं सर, एंड मेरे हिसाब से सिस्टम अभी काफ़ी सिंप्लीफाई हो गया है, तो लोगों को बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, रजिस्ट्रेशन लेना बहुत आसान है। जी। अच्छा, जीएसटी भरते हुए ऐसे कुछ स्कीम्स या कंप्लायंस हैं जिसकी वजह से उसे कुछ छूट मिल सकती है? सर अगर आप एमएसएमई में हो और आप नया प्लांट सेटअप कर रहे हो या आप अ, नया वेंचर चालू कर रहे हो, तो काफ़ी सारे स्टेट में सर अलग-अलग स्कीम है, जिसमें आपको वो स्टेट के एसजीएसटी जिसको बोलते हैं उसमें सब्सिडी मिलती है। वो डिपेंड करती है आप प्लांट में कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप क्या प्रोडक्ट बना रहे हो, वो प्रोडक्ट में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम एप्लीकेबल है कि नहीं। बट ज़रूर ऐसी स्कीमें हैं, डिपेंड आप किस इंडस्ट्री में हो और आपका क्या प्लान है करने के लिए। मेरी तरफ से तो ऑलमोस्ट हमने एमएसएमई से जुड़ी सारी चीज़ें क्लियर कर ली। कुछ ऐसा चीज़ जो छूट रहा हो और आप अपने एक्सपीरियंस के साथ हमारे एमएसएमईज़ के लिए बताना चाहें तो प्लीज़ एक बार बताएँ? सो नयन जी, आई वुड लाइक टू से कि एमएसएमई को जैसे हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हुँ, जीएसटी को अगर एम्ब्रेस करना चाहिए। आपने एक पॉइंट बोला था जब हम बात कर रहे थे अभी कि उनके लिए ये सुझाव गवर्नमेंट तक पहुंचाना डिफ़िकल्ट है। बिल्कुल। मेरे हिसाब से बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आप ट्विटर पे जाएँ, आप लिंक्डइन पे जाएँ, आप गवर्नमेंट के फ़ोरम्स हैं, अगर आप वहाँ लिखेंगे, मैं आपको एश्योरेंस दे सकता हूँ कि आपको जवाब मिलेगा। हुँ, जवाब में आगे-पीछे हो सकता है, इतना बड़ा देश चलाना है, ऐसा नहीं है कि सबको हम तुरंत रिप्लाई कर सकते हैं, बट आपके सुझाव रखे जाएँगे, आपके सुझाव समझे जाएँगे एंड ये गवर्नमेंट कंटिन्यूअसली वो सुझाव इम्प्लीमेंट करने की ट्राई कर रही है। आप जैसे देखेंगे लास्ट ईयर जो रेट्स कम किए गए, हुँ, मेजॉरिटी रेट्स ऐसे सेक्टर में कम किए गए हैं जहाँ एमएसएमई को रिलीफ मिले। हुँ, हर हमारी कॉमन मैन को रिलीफ मिले, करेक्ट? उसके इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कतें आएँगी बिकॉज़ इतने बड़े स्केल पे करना है तो कुछ ना कुछ सपोर्ट सबका चाहिए हुँ, गवर्नमेंट को। बट मेरे हिसाब से अगर एमएसएमई थोड़ा टेक्नोलॉजी पे ध्यान दे, थोड़ा अपनी टीम बनाए और लॉन्ग टर्म सोचे, तो वो ग्रो भी कर सकते हैं और एम्ब्रेस भी कर सकते हैं ये हुँ, चीज़ हुँ, को। लास्ट चीज़, ये महीने में जीएसटी काउंसिल का मीटिंग होने वाला है। एमएसएमई को जितने सुझाव देने हैं देने चाहिए। गवर्नमेंट काफ़ी मुद्दों पे डेलिब्रेट करता है, हर मुद्दे बाहर आते नहीं हैं, बट डेफिनेटली वो मुद्दे उठाए जाते हैं। हुँ, हुँ। उसमें से जो जिस टाइम पे सही है उस टाइम पे देखा जाता है। तो मेरा समरी यही है सर कि ये कानून इंडिया के लिए अच्छा है। दिक्कतें 100% आएगी, कोई भी चेंज में दिक्कतें आना निश्चिंत है, बिल्कुल, बिल्कुल। बट वो दिक्कतें रिज़ॉल्व भी की जा रही है एंड इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स आई थिंक ये लॉ बहुत ही अच्छा बन जाएगा। हुँ, एक लास्ट चीज़ अगर आप देखें, हुँ, सेंट्रल एक्साइज़ सर्विस टैक्स जो कुछ लॉ ये रिप्लेस कर रहा था, सेंट्रल एक्साइज़ 1944 का लॉ था सर। उसको कम से कम 25 से 30 साल लगे थे लोगों को एडजस्ट होने में। हुँ, हुँ। आज हम 9 साल में इतने आगे आ गए हैं ओनली बिकॉज़ ऑफ टेक्नोलॉजी राइट। करके। सो मेरा व्यू है कि और 2-3 साल में जब ट्रिब्यूनल स्टार्ट होगा, कोर्ट के और जजमेंट्स आएँगे, हुँ। स्टेबिलिटी आ जाएगी सिस्टम में और फिर आप इसका रियल बेनिफिट देखेंगे ये लॉ का एमएसएमई के लिए। जय जी, एक आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा। जीएसटी 2017 में शुरू हुई थी, लागू हुई थी। उसके बाद इस बीच कई सारे बदलाव भी देखे गए हैं जीएसटी में। आपके हिसाब से ऐसा कौन-सा बदलाव है जो एक रिवोल्यूशनरी की तरह काम किया है, जो क्रांति की तरह काम किया है और रिवोल्यूशन आया है एमएसएमईज़ या किसी भी सेक्टर पे व्यापारियों के बीच ऐसे कौन से डिसीज़न गवर्नमेंट के रहे हैं सर बदलाव के तौर पे? मेरे हिसाब से 2 रेवोल्यूशनरी डिसीजन रहे हैं सर। हुँ, एक जो गवर्नमेंट ने ई-इनवॉइस का सिस्टम लाया है हुँ, बिज़नेस टू बिज़नेस के लिए। राइट, राइट।
वो रेवोल्यूशनरी इसके लिए रहा है सर, बिकॉज जो स्केल है, जिस स्केल पे आपको ई इनवॉइस, अगर आप देखेंगे 9 साल के गवर्नमेंट के कुछ आंकड़े आए हैं, पुराने 50 साल के लॉ में सर 66 लाख टैक्स पेयर थे सिर्फ इन जीएसटी या इनडायरेक्ट टैक्स बोल लो आप, 66 जो 66 लाख, जो अभी 1.65 करोड़ हो गए। अभी आप अगर स्केल सोचोगे 3 गुना, जो 50 साल में थे वो 9 साल में 3 गुना होना, इज बिकॉज ई इनवॉइस एक ऐसा चेंज था सर जिसमें बिजनेसेस के लिए बहुत आसान हो गया मुझे बिल जनरेट करना और आपको देख पाना आपके सिस्टम पे कि हाँ मैं जो माल खरीद रहा हूँ उसका क्रेडिट मुझे लाइव दिख रहा है। एंड दूसरा चेंज उससे ही रिलेटेड था सर, जब इनिशियली फॉर्म 2A हुआ करता था, जो चेंज हुआ करता था, जब गवर्नमेंट ने उसको कन्वर्ट करके फॉर्म 2B लाया कि जैसे ही मैं इनवॉइस अपलोड करूंगा आपको दिख जाएगा, आप क्रेडिट ले सकते हो, वॉज अ रेवोल्यूशन कि मैं मैच करके अगर कोई दिक्कत आई तो उसी टाइम उसको रिजॉल्व कर सकता हूँ। मुझे 4 साल वेट करने की जरूरत नहीं है कि गवर्नमेंट आएगा, मेरा चेकिंग करेगा, मिस्टेक मिलेगी, फिर मैं वो मिस्टेक कैसे सुधारूं। तो ये जो लाइव मिस्टेक करेक्शन हो पाया है, आज भी मिस्टेक करेक्ट होने को 2 महीने 3 महीने लगते हैं, बट जो पहले सालों लग जाते थे वो अब 2-3 महीने में आ गए हैं, जिसके वजह से गवर्नमेंट 60 दिन में रिफंड दे पा रहा है। आई थिंक ये दो एकदम रेवोल्यूशनरी चेंज रहे हैं सर। एंड ई इनवॉइस से लिंक्ड ई वे बिल है, तो दैट इज वन रेवोल्यूशन। एंड जो क्रेडिट आपको ऑनलाइन तुरंत दिख जाता है सर रिटर्न भरने पे, इज द सेकंड रेवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू मी। तो जय झावेरी जी हमारे साथ थे, जिन्होंने मुझे लगता है कि जीएसटी से जुड़ी उन तमाम बातों को एक्सप्लेन कर दिया है जो इन 9 सालों में चर्चा का विषय रहे हैं और लोगों की समझ से बाहर की बात रही है। अगर आपके मन में कोई और सवाल उठ रहे हैं तो business@jagrannewmedia.com पे मेल करके हमें भेज सकते हैं। जय सर से हम फिर जुड़ेंगे और उन तमाम सवालों के जवाब आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहें जागरण बिजनेस।